हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल। अबाउट माई सेल्फ, आई एम दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया पे चल रहा है। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया। उसके अंदर जितने भी आर्टिकल थे उसको हमने समझा। आज का जो लेक्चर होगा दोस्तों वो पार्ट 3 पर होगा, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंदर आर्टिकल 12 to 35 आर्टिकल्स कवर करते हैं। तो एक एक आर्टिकल को हम दोस्तों समझेंगे कि उसका फंडामेंटल राइट्स पर एक एक आर्टिकल का क्या मतलब है। इस लेक्चर में दोस्तों हम आर्टिकल 12 को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों 13, 14 जो भी होगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर और जानते हैं आर्टिकल 12 में क्या है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंदर 12 to 35 आर्टिकल आते हैं। तो इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 को। तो फंडामेंटल जो राइट्स है दोस्तों, इसका दूसरा नाम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स है। तो ये फंडामेंटल राइट्स नाम क्यों दिया गया है इसको, तो इसके पीछे का जो रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर जो आर्टिकल जितने भी आर्टिकल हैं 12 to 35 आर्टिकल जितने भी हैं ये ग्रांटेड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा ये प्रोटेक्ट हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए इसका नाम फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। तो पार्ट 3 में कि इसका दूसरा नाम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अंदर जितने भी आर्टिकल हैं इसका फंडामेंटल राइट्स नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये ग्रांटेड और प्रोटेक्टेड है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, इसलिए इसका नाम फंडामेंटल राइट्स रखा गया है। तो दोस्तों अब आर्टिकल को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर आर्टिकल 12 जो है दोस्तों, पहला आर्टिकल आपका 12 आर्टिकल है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट के डेफिनेशन को बताता है। कि वैसे डेफिनेशन का बहुत से मीनिंग है, पर आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट का जो मीनिंग बताता है वो पॉइंट ऑफ व्यू फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट का क्या मीनिंग होगा ये आर्टिकल 12 आपको बताता है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 12 कहता है कि ये जो टर्म है स्टेट, आपका जो स्टेट टर्म है ये किस पर्पज़ से पार्ट 3 में यूज किया गया है, आर्टिकल 12 बताता है। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो इंक्लूड करता है, कुछ मीनिंग इंक्लूड करता है। स्टेट को आप ऐसे ले सकते हैं कि मतलब स्टेट एक वर्ड है जिसके अंदर बहुत से मीनिंग है। पार्ट 3 में उसके बहुत से मीनिंग है। आगे हम इसको जानेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि एक तो आपका स्टेट हो गया, ठीक है, स्टेट आप हो गया। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि पार्ट 3 में स्टेट का क्या मतलब होता है। तो पहला क्या मतलब है, जैसे कि आप सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट होगी सेंट्रल लेवल पे, हमारे जो पीएम होते हैं, और पार्लियामेंट इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से एक लेजिस्लेटिव होता है जो कि लॉ को बनाता है, पार्लियामेंट लॉ को बनाता है, और एग्जीक्यूटिव होते हैं जो उसको लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये 2 ऑर्गन्स होते हैं यूनियन लेवल पे। तो उस टाइम पे सेंट्रल लेवल पे स्टेट का मतलब ये होगा। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जितने भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आएंगे सेंट्रल लेवल पे वो सब स्टेट के अंदर आएंगे। ये पहला मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग स्टेट के लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पर अभी आपको एक गवर्नमेंट मिलेगा, सीएम, और एक लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट मिलेगा जहाँ लॉ बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होगा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होगा स्टेट लेवल पे। तो उसके अंदर जितने भी एजेंसी वगैरह जितने भी चीज़ें आ रही हैं वो सब स्टेट के अंदर आएगा। एक स्टेट का दूसरा मीनिंग ये भी होता है। पहला मीनिंग आपका ये हुआ सेंट्रल लेवल पे, और दूसरा मीनिंग आपका ये हुआ स्टेट लेवल पे। इसके अलावा आप ग्राउंड लेवल पे आ जाइए। ग्राउंड लेवल पे आपको लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह मिलेंगे। म्यूनसिपाल्टीज़ आपको अर्बन एरियाज़ में मिलेंगे, सिटी एरियाज़ में, और पंचायत आपको रूरल एरियाज़ में मिलेंगे। पंचायत आपके वही प्रधान वगैरह, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जितने भी
चीज़ें आपका लोकल लेवल पे आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह, चाहे आप जितनी भी एजेंसी वगैरह, जो भी चीज़ें जो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट वर्क कर रहे हैं, तो वो आपके स्टेट का मतलब हुआ। एक स्टेट का आपका एक मतलब हुआ। स्टेट एक वर्ड है, ठीक है। आगे आप इस स्टेट वर्ड क्यों लिया गया आगे आप समझेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं स्टेट के अंदर इसके वाइडर मीनिंग है, बहुत से मीनिंग है। तो सी में जैसे कि मतलब इस स्टेट आपका पूरा जितनी भी एजेंसी वगैरह जितने भी इंडिया के अंदर आ रही हैं, जो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट वर्क कर रही है, वो सब स्टेट के अंदर आएगा। तो जैसे कि आपका ये लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, पंचायत राज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जितने भी चीज़ें आप सोच सकते हैं जो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट वर्क कर रही है, वो सब आपका स्टेट के अंदर आएगा। स्टेट एक वर्ड है जिसका इतना सारा मीनिंग है, पर ये मीनिंग सिर्फ पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें इसका मीनिंग यूज है, ठीक है। वैसे इसके बहुत से मीनिंग है, पर ये जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है कि स्टेट का मतलब पार्ट 3 में क्या है। तो अभी हमने ये देखा कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये है, ग्राउंड लेवल पे स्टेट का मतलब ये होता है, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपालिटी, जितनी भी एजेंसी आती हैं वो सब होता है इसके अंदर। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ देखते हैं। ये कहता है फोर्थ में ऑल अदर अथॉरिटीज़, मतलब जो अभी तक हम पढ़े उसके अलावा जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे स्टैचुरी हो गए, नॉन स्टैचुरी अथॉरिटी हो गए, जैसे LIC, ONGC, सेल, जितनी भी चीज़ें ये सब स्टेट के अंदर आएंगे। तो इसका मीनिंग ऐसा स्टेट क्यों लिया गया है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई भी, जैसे कि हमारी कंट्री में कोई भी कंपनी आ रही है, वो जितने भी रूल अपने बनाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है वो अपने खुद के रूल बनाने लग जाए, नहीं, वो जितने भी रूल बनाएंगे वो स्टेट के अंदर, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बनाएंगे। तो जैसे कि अगर कोई भी कभी भी ऐसा आ रहा है कि कोई भी वायलेशन हो रहा है, कोई एजेंसी, जैसे कि आपका कोई भी एजेंसी है जिसका जो एक्शन है वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो स्टेट एक वर्ड होगा कि स्टेट के अंदर ये एजेंसी आती हैं। अगर ये एजेंसी या ये बॉडी कोई फंडामेंटल राइट्स को, जैसे कि आपका एक फंडामेंटल राइट्स है, आगे आप देखेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब जो हैं, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, पार्ट 3 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 आपको स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट के अंदर आपके जितनी भी इंडिया के अंदर एजेंसी है, स्ट्रेचरू, नॉन स्ट्रेचरू बॉडी है, वो सब स्टेट के अंदर आते हैं। स्टेट एक वर्ड है, उसके अंदर ये सारे पार्ट आते हैं। तो अगर फ्यूचर में ऐसा हो रहा है कोई भी एजेंसी आई है, ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, तब हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में एज अ मीनिंग ऑफ स्टेट, कि स्टेट का ये मीनिंग है, ठीक है, और ये बॉडी क्या है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, तो इसके थ्रू हम चैलेंज कर सकते हैं इसको कोर्ट में। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टेट का मतलब इतना वाइडर क्यों है, कि स्टेट के अंदर हम सारे चीज़ों को पुटअप कर दिए, कि स्टेट एक वर्ड है, उसके अंदर हम ये चीज़ें पुटअप कर दी कि ये बॉडी आती है, अगर फ्यूचर में ये बॉडी कोई वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, कि मतलब वो कोई कानून बना रही है, ठीक है, तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर होना चाहिए, उसके फॉलो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। अगर नहीं फॉलो कर रहा है और वायलेशन कर रहा है तो उसको कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेट का मतलब हुआ है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी है या कोई एजेंसी है जो कि वर्क कर रहा है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, कि ऐसे जैसे कि अभी हमने कहा कि इंडिया में कोई ऐसी बॉडी है, ऐसा कोई एजेंसी है जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट की तरह वर्क कर रही है, ठीक है, कि वो कंट्री के प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को लेकर वर्क कर रही है, तो वो मीनिंग ऑफ द स्टेट के अंदर फॉलोअप करेगा अंडर आर्टिकल 12, कि अगर वो फ्यूचर में ऐसा कोई काम कर रही है, ऐसा कोई वर्क कर रही है जिससे फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट के अंदर आया, स्टेट का जो मीनिंग है उसके अंदर ये आपका बॉडी आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 12 आपका कम्प्लीटली डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट का। डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल 12 कहता है इन पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर स्टेट का क्या मतलब होता है। तो स्टेट का मतलब बहुत ज़्यादा है दोस्तों, कि सेंट्रल लेवल पे ये है, स्टेट लेवल पे ये है, और ग्राउंड लेवल पे आपका म्यूनसिपालिटीज,
फिर स्टैचू, नॉन स्टैचू बॉडी, जितने भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं कि ऐसा कोई बॉडी जो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट वर्क कर रही है, तो उसे हम स्टेट के अंदर मानेंगे कि उसका मीनिंग जो है स्टेट के अंदर कर रहा है, और जो आर्टिकल 12 को डिफाइन करता है। तो ये रहा दोस्तों आज का लेक्चर, इतना ही। इस लेक्चर में हम एक आर्टिकल को ही कवर करेंगे जो कि 12 आर्टिकल है। आने वाले जो लेक्चर होगा दोस्तों वो आर्टिकल 13 और 14 पे रहेगा। फिर ऐसे ऐसे करके हम बाकी सारे आर्टिकल को कवर करेंगे जो पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स के। तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।